Good morning, students. As you know that we have completed the comparison between the land use in the year 1962 in the year 2008. This was the utilization of the land which we have compared the figure of 1960 and 2008 of the land utilization, and I have told you that forest land increased during these 48 years. I have told you that barren land got decreased during these 48 years. It was 12% in 60-61 and it remains only 8.61% in 2008 and 9. Same further, non-agriculture use was 4.95% in 1960 and it remains 5.57% during the 2008. So we have compared this figure in our last chapter. Now I am going to tell you about the land degradation and conservation measures. लैंड डिग्रेडेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन. आपने देखा होगा बारिश के मौसम में पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी नालियां बन जाती, देखा होगा. हाल ही का उदाहरण लेते, आपने जयपुर में देखा होगा. यू माइट हैव सीन on your television set that during the flood in Jaipur, lot of soil deposited in a certain area. आपने देखा होगा कि अभी जयपुर के अंदर आई बाढ़ में बहुत सारी मिट्टी एक निश्चित क्षेत्र में जमा हो गई. अब वो जमा हो गई मतलब कहीं ना कहीं से कट के आई होगी, और वो जो कट के आने का प्रोसेस है वो कहलाता है इरोजन. क्या कहलाता है? इरोजन. इरोजन मतलब जमीन का कटना. आपने देखा होगा पहाड़ों पर कट जाती है या मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी मिट्टी बह करके चली जाती है, तो वो कहलाता है इरोजन. और उसको कहीं जा करके जमा कर देना, ये कहलाता है डिपोजिशन. डिपोजिशन मतलब कहीं जा करके जमा करना. यहां से मिट्टी कटी, एक जगह से मिट्टी कटी और दूसरी जगह पर जाकर के जमा हो गई, तो ये कहलाएगा डिपोजिशन. इरोजन प्लस डिपोजिशन, राइट. अब बात है डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब होता है भूमि का खराब हो जाना. क्यों? कटने फटने के कारण या अनफर्टाइल हो जाना या एक्टिविटी के योग्य नहीं रहना, उसके ऊपर हम कोई क्रियाकलाप नहीं कर पाए, तो वो कहलाता है लैंड डिग्रेडेशन. जैसे आपने देखा होगा वाटर पॉल्यूशन, वाटर में खराब तत्वों का मिल जाना. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब है भूमि का खराब हो जाना और अनुपयोगी हो जाना. एंड कंजर्वेशन मेजर्स. कंजर्वेशन मतलब संरक्षण. उस भूमि का हम संरक्षण कैसे करें? तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि लैंड डिग्रेडेशन किस किस वजह से होता है. लैंड डिग्रेडेशन किस किस वजह से होता है? तो इस सवाल का जवाब फिगर 1.5 में दे रखा है और कुछ डाटा विश्लेषण करके भी दिखा रखा है. देखो, इरोजन के कुछ कुछ कारण है, डिग्रेडेशन के कारण है वाटर इरोडेड एरिया. वाटर इरोजन. वाटर इरोजन अभी मैंने बताया, पानी के कारण मिट्टी का और चट्टानों का कटना इरोजन कहलाता है. अभी बताया. एंड यू कैन सी the water erosion area especially in the plain areas of the north side in India. आप वाटर इरोजन के क्षेत्र भारत के उत्तरी भागों में देख सकते हैं. वहां क्या होता है, नदियां बहती है, बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण से नदियां क्या करती हैं, दोनों तरफ के क्षेत्रों को काट के ले जाती है. और जब खेतों से मिट्टी को काट के उखाड़ के ले जाती हैं, तो वाटर इरोडेड ड्यू टू द वाटर इरोजन दैट लैंड बिकम्स डिग्रेडेड. वो जमीन कैसी हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है. एंड
in India there are 56% land is affected by the water eroded land. Listen me. At present there are about 130 million hectare is degraded in India. भारत में यदि देखें तो 130 मिलियन हेक्टेयर जमीन कैसी है, डिग्रेडेड है, खराब हो चुकी है। और उस 130 मिलियन डिग्रेडेड लैंड का लगभग 56% जो है वो पानी के कारण इरोजन हुआ है। पानी के कारण जमीन कट-फट करके चली गई है। आप में से भी कईयों के खेत होंगे, वो नदियों के पास होंगे, और उस नदी और नाले में जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, आपके खेतों की मिट्टी बह के चली जाती है। अब वो खेत तो खराब हो गया। दैट इज द वाटर इरोजन एंड दैट लैंड इज डिग्रेडेड ड्यू टू द वाटर इरोजन प्रोसेस। 130 मिलियन हेक्टेयर में से 56% लैंड इज वाटर इरोजन। गेटिंग इट? सेकंड, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। Forest degraded area. You know that the forest and the natural vegetations are essential for the economic activities, and the mankind has been cutting woods since lot of years. हजारों सालों से मैनकाइंड जो है, मानव जो है, वो पेड़ों को काट, और जब पेड़ कट जाते हैं, आपने देखा होगा जब पेड़ कट जाते हैं, जब पेड़ नीचे गिर जाते हैं तो अपने साथ में बहुत आसपास की मिट्टी जो है वो जड़ों में बंधी रहती है, और उस पूरे इलाके की मिट्टी जो है वो बह करके जाने लगती है, नदी के साथ, हवा के साथ जाने लगती है। तो वो एरिया क्या कहलाता है? फॉरेस्ट डिग्रेडेड। मतलब जंगलों के पतन के कारण भूमि का ह्रास होना, जंगलों के पतन के कारण भूमि का ह्रास होना, डिग्रेडेशन थ्रू द डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज, दैट इज द फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया। एंड 28% लैंड इज फॉरेस्ट डिग्रेडेड इन इंडिया आउट ऑफ 130 मिलियन हेक्टेयर। 130 मिलियन हेक्टेयर में से लगभग 28% जमीन जो है वो कौन सी है? फॉरेस्ट डिग्रेडेड लैंड है। सैलाइन एंड एल्काइन लैंड, दैट इज 6% इन इंडिया आउट ऑफ 130 मिलियन हेक्टेयर। 130 मिलियन हेक्टेयर में से 6% जमीन जो है वो तो एल्काइन अथवा सैलाइन है। अब सैलाइन किसको बोलेंगे? सैलाइन मतलब होता है जिसके अंदर सैलाइन मिल जाए, लवण मिल जाए, लवण एक्स्ट्रा मिल जाए, या जिसके अंदर एल्काइंस, अम्ल जो है वो मिल जाए, तो ऐसी जमीन को क्या बोलेंगे? सैलाइन एंड एल्काइन। अब आप कहोगे साहब अम्ल कैसे मिल जाते हैं, या सैलाइन कैसे हो जाती है, लवणीय और अम्लीय कैसे हो जाती है? मैं बताता हूं। आपने देखा होगा कई बार किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, वो अधिक मात्रा में खनिज लवण अपनी भूमि को दे देते हैं, और वो खनिज लवण जो है वो पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं होते, वो वहीं जमीन पर पड़े रह जाते हैं। बार बार इस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का अधिक उपयोग करने से कई बार सैलिनिटी की समस्या आ जाती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा नहरों के आसपास में एक विशेष समस्या, खास करके इंदिरा गांधी कैनाल के आसपास में, नहरों के आसपास में अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या होती है, जिसको हम सेम की समस्या कहते हैं। वहां होता क्या है? होता यह है कि नहर के पास में, नहर के आसपास की जमीन पर किसान लोग क्या करते हैं? ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं। पानी तो जमीन के अंदर चला जाता है या पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो लवण होते हैं, जो सैलाइन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? जमीन के ऊपरी परतों में रह जाते हैं। धीरे धीरे वो जमीन खराब हो जाती है, सैलाइन हो जाती है। मोस्टली दोज एरियाज आर सैलाइन एरियाज
विच हैव द कैनाल इरिगेशन रिसोर्सेज। अधिकांश नहरी सिंचित क्षेत्रों में सैलाइन भूमि देखने को मिलेगी, एल्काइन भूमि, अम्लीय और लवणीय भूमि देखने को मिलेगी। अब जब अम्लीयता और लवणीयता जमीन में बढ़ जाती है, भूमि में बढ़ जाती है, तो वो भूमि कैसी हो जाती है? डिग्रेडेड हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है, खराब हो जाती है, कृषि के योग्य नहीं रहती। तो 6% जमीन जो है वो सैलाइन और अल्काइन है। अल्काइन मतलब अम्लीय और सैलाइन मतलब लवणीय है, राइट। एंड 10% लैंड, लुक हियर, 10% लैंड इज विंड इरोडेड एरिया। विंड इरोडेड, जैसे पानी अपने साथ में मिट्टी को बहाकर ले जाता है, वैसे के वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में हवा के द्वारा चट्टानों को काट दिया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा के द्वारा चट्टानी, पर्वतीय क्षेत्रों में भी होता है बट मोस्टली रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, हवा के द्वारा चट्टानों को काट दिया जाता है और मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ा दिया जाता है। जब रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती है, आंधी चलती है, तूफान चलते हैं, तो ये विंड इरोजन खूब देखने को मिलता है, बहुत सारा रेगिस्तान में। And I have told you that out of 130 million hectare land, there is 10% land which is wind eroded land. हवा के द्वारा क्षतिग्रस्त हुई जमीन है। इसके अलावा भी कुछ और कारण हो सकते हैं डिग्रेडेशन के, लैंड डिग्रेडेशन के। जैसे एक कारण है माइनिंग। माइनिंग मतलब बिल्कुल माइनिंग मतलब to excavated work in for the minerals in the mining areas. माइनिंग एरियाज में उत्खनन का कार्य, उत्खनन मतलब खोदने का कार्य। आपने देखा होगा कि जमीन के नीचे क्या करते हैं, जमीन के नीचे खदानें बना देते, देखा होगा नहीं, इस तरह की खदानें बना देते। अब जब जमीन में क्या होता है, जब खदान में से कोयला वगैरह निकाल दिया तो ये पूरा का पूरा भाग क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। क्या हो जाएगा, खोखला, है ना। वहां पर कैविएशन हो जाएगा। कैविएशन मतलब गुफानुमा एरिया बन जाएगा, खाली खोखला। और कई बार इसमें पानी भर जाता है और कई बार ये ऊपरी भाग जो है वो धंस जाता है, नीचे गिर जाता है। तो जहां जहां, अच्छा कई जगह पर उत्खनन होता है, ये पूरा का पूरा एरिया खनिजों से भरा था, इसको खोद करके ना गड्ढा हो गया। अब ये जमीन जो थी वो कैसी हो गई, डिग्रेडेड हो गई, ये जमीन खराब हो गई। एंड दिस टाइप ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज कैन बी सीन स्पेशली इन झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। एंड मोस्ट ऑफ दीज एरियाज, mostly in these areas degradation level is due to the mining activities. इन इलाकों में उच्च स्तरीय डिग्रेडेशन का कारण क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज है। कहां कहां देखने को मिलता है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहां पर इस तरह का चीजें देखने को मिलती है। एंड अनदर थिंग विच इज ओवर इरिगेशन। Our irrigation, just I told you that our irrigation is also responsible to degradation. Degradation के लिए our irrigation, अति उच्च सिंचाई भी क्या करती है, ज्यादा सिंचाई के कारण भी जमीन कैसी हो जाती है, डिग्रेडेड हो जाती है। आप कहोगे कैसे, जस्ट मैंने बताया। नहरी क्षेत्रों के आसपास किसान क्या करता है, नहरी क्षेत्रों के आसपास में किसान क्या करता है, ज्यादा पानी पिला देता है, पी ले भैया पी ले। अब पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा या पौधों के द्वारा ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो खनिज लवण वगैरह घुले हुए हैं उनका क्या होगा, वो तो वहीं पड़े रह जाएंगे। गेटिंग मी? वहीं पर जब खनिज लवण वगैरह पड़े रह जाएंगे तो वो जमीन कैसी हो जाएगी, सैलाइन हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी। और जब वो जमीन सैलाइन हो जाएगी तो फिर वहां पर क्या होगा, वो भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। गेटिंग मी?
एक और कारण है, वो है ग्राइंडिंग एक्टिविटीज। ग्राइंडिंग एक्टिविटीज किसको कहेंगे? लुक हियर, इन द एरिया ऑफ लाइमस्टोन और इन द एरिया ऑफ मार्बल्स यू कैन सी द ग्राइंडिंग एक्टिविटीज। चूना पत्थर के क्षेत्रों में या जहां पर सीमेंट बनती है या जहां पर मार्बल होते हैं वहां पर ग्राइंडिंग मतलब होता है कटिंग। आपने देखा होगा, आप जैसे केसरिया जैसे उदयपुर तक जाते हैं तो वहां पर मार्बल की कटिंग्स पड़ी रहती है और वो कटिंग के साथ में एक पाउडर निकलता है सफेद सफेद सा, और उस पाउडर का क्या करते हैं वो लोग इधर उधर फेंक देते हैं। देखा होगा ना, हमारे यहाँ तो कम है, जैसलमेर वगैरह में देखोगे तो बहुत ज्यादा दिखेगा, चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। यहां पर लाइमस्टोन्स मार्बल जो होते हैं उनकी कटिंग करके उनकी ग्राइंडिंग कर दी जाती है। ग्राइंडिंग करते वक्त वो जो बूरा रह जाता है सफेद सफेद, उसको क्या करते हैं जमीन पर इधर उधर बिखेर देते हैं, और जहां पर बिखेर देते हैं वहां पर वो चूना क्या होता है बारिश के पानी के साथ में स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब अगर वो बूरा खेतों में डाल दिया, अक्सर करते हैं सीमेंट फैक्ट्री वाले यही करते हैं, खेतों में डाल दिया, अब खेत वाले की जमीन तो हो गई खराब, वो जमीन तो कैसी होगी लाइमस्टोन वाली होगी, अब वहां पर खेती नहीं हो सकती, मतलब जमीन कैसी होगी डिग्रेडेड हो गई। कैसी हो गई? डिग्रेडेड हो गई, खराब हो गई। तो ये भी एक कारण है, मैंने बताया वाटर इरोजन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, सैलाइन एंड एल्काइन लैंड, विंड इरोजन, माइनिंग एक्टिविटीज, ओवर इरिगेशन, गेटिंग मी, ओवर इरिगेशन और ग्राइंडिंग द लाइमस्टोन। और क्या है और बताते हैं, इसमें एक और चीज है जिसके कारण लैंड डिग्रेडेड हो जाती है, वो है ओवर ग्रेजिंग। क्या है? ओवर ग्रेजिंग। अब आप कहोगे साहब ये ओवर ग्रेजिंग क्या होती है? ओवर ग्रेजिंग क्या होती है बताते हैं। आपने देखा होगा पशुओं को चराते हुए, हाँ साहब खूब सारे पशु चरते हुए देखे। कई बार क्या होता है, छोटी सी भूमि पर बहुत ज्यादा पशु चरते हैं, मतलब भूमि पर पशुओं का दबाव ज्यादा पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर ग्रेजिंग। हिंदी में बोलते हैं अतिचारण, मतलब ज्यादा चराई करना। होता क्या है, जब ये किसी क्षेत्र में भेड़ बकरियां चरती हैं तो वो घास के साथ में घास की जड़ें भी उखाड़ लेती है, और जब जड़ें उखाड़ लेती है तो वहां पर मिट्टी का जो बांधना होता है वो कम हो जाता है। फिर जब बारिश गिरेगी तो होगा क्या, वो मिट्टी बह करके चली जाएगी, तो जिन क्षेत्रों में पशुओं को खूब ज्यादा चराया जाता है, मतलब पशुओं की संख्या ज्यादा होती है और घास के क्षेत्र या ग्रेजिंग लैंड कम है, तो वहां पर अति पशुचारण के कारण भी भूमि का कटाव जो है वो ज्यादा होता है बारिश में। अब जब भूमि का कटाव ज्यादा होगा तो वो लैंड कैसी हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी, हाँ या ना। तो ये सारे के सारे कारण मैंने आपको बताए। पानी के कारण इरोजन होता है, हवा के कारण होता है, फॉरेस्ट के कारण जमीन डिग्रेडेड हो जाती है, जमीन सैलाइन और अल्काइन हो जाती है, माइनिंग एक्टिविटीज के कारण भूमि खराब हो जाती है, ओवर इरिगेशन के कारण भूमि खराब हो जाती है, ग्राइंडिंग एक्टिविटीज के कारण भूमि खराब हो जाती है, ग्रेजिंग एक्टिविटी के कारण भूमि खराब हो जाती है। अब हम अगली बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कंजर्वेशन की। किसकी कर रहे हैं? अभी तक हमने लैंड डिग्रेडेशन के कारण पढ़े, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन। ध्यान से सुनना, लैंड कंजर्वेशन कैसे संभव है, जो भूमि डिग्रेडेड हो रही है उसे संरक्षित कैसे किया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब भूमि अगर इसी तरह से खराब होती रही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ कैसे हो जाएगा बताए ना, लैंड इज एसेंशियल रिसोर्स एंड इफ लैंड गेट्स डिग्रेडेड लाइक दिस वे then soon we will lost our lot of land। अगर इसी तरीके से जमीन जो है वो डिग्रेडेड होती गई तो हम हमारा बहुत सारी जमीन से हाथ धो बैठेंगे, समझे। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। वी शुड
कंट्रोल आवर माइनिंग एक्टिविटीज। हमको क्या करना चाहिए, हमारी जो माइनिंग एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज मतलब खनन की क्षेत्र की जो एक्टिविटीज है उनको हमको कंट्रोल करना चाहिए। कैसे, माइनिंग जहां जहां हो रही है, जहां जहां माइनिंग हो रही है उसे एक प्रॉपर ढंग से करना चाहिए। प्रॉपर थ्रू द प्रॉपर साइंटिफिक वे वी शुड डू आवर माइनिंग एक्टिविटीज। Second is proper discharge and disposal of industrial effluents। ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है फैक्ट्रियों में कई सारे पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो डिस्पोजल मटेरियल जो है उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है जमीन पर। अब जब खराब पदार्थ जो फैक्ट्री से निकले हुए हैं अगर जमीन पर उनको ऐसे ही फेंक दिया जाएगा तो वो जमीन कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, डिग्रेडेड हो जाएगी, हाँ या ना। तो हमको जब भी इंडस्ट्रियल डिस्पोजल निकले तो उसको साइंटिफिक वे में उसको डिस्पोज करना चाहिए, मतलब वैज्ञानिक तरीके से उसका निपटान करना चाहिए बजाय कि उसको इधर उधर फेंक देने के। क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाला पदार्थ जो है वो शुद्ध तो होता नहीं। जब वो पदार्थ खेतों में इधर उधर फेंक दिया जाएगा तो वो उस जमीन को भी कैसा कर देगा, खराब कर देगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एंड व्हेन वी डिस्पोज आवर इंडस्ट्रियल मटेरियल वी मस्ट ट्रीट दैट मटेरियल टू रिड्यूस इट बैड इन्फ्लुएंस इन द सॉइल। और जब हम इस वेस्ट मटेरियल का डिस्पोजल करते हैं तो उससे पहले हमको क्या कर देना चाहिए, उस मटेरियल को ट्रीटमेंट कर देना चाहिए, मतलब उसका उपचार कर देना चाहिए। मतलब फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पदार्थ को सीधा खेतों में डाल दिया, जमीन पर डाल दिया, ऐसा नहीं। पहले उसको शुद्ध कर लो, थोड़ी बहुत गंदगी तो उसमें से निकलेगी, फिर उसको क्या करना चाहिए, भूमि पर, लैंड पर कहीं ऐसी जगह पर दफनाया जाना चाहिए जो जमीन बंजर हो, वेस्ट लैंड हो, जिस पर खेती नहीं होती हो, ऐसी जगह पर उसको डालना चाहिए। समझ आप? और क्या करना चाहिए, वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। वी शुड रिड्यूस वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया। जिन जिन क्षेत्रों में हम वाटर डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, मतलब जल के द्वारा जमीन को खराब होने से रोक सकते हैं, उन क्षेत्रों में हमें विशेष प्रयास करना चाहिए। जैसे हाल ही में जयपुर में बाढ़ आई, बाढ़ में क्या हो गया, बहुत सारी मिट्टी बह करके चली गई। अब वो मिट्टी कई बार खेतों में से बह के चली गई तो वो तो खेत तो बर्बाद। करना क्या चाहिए था, हमको खेतों के चारों तरफ मेड़बंदी बनानी चाहिए थी, या हो सके तो दीवार बना करके या लोहे के पतरे लगा करके हम क्या कर सकते थे, उस मिट्टी को डिग्रेडेड होने से, उस मिट्टी को बहने से हम क्या कर सकते थे, रोक सकते थे। इसी तरह से कुछ नहीं तो चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते खेतों से, इससे भी मिट्टी बंद करके रह जाती। या हम कुछ ऐसे प्रयास करते कि जल का बहाव जो है, जल की जो वेलोसिटी है, जो वेग है, उसको हम कम कर देते ताकि मिट्टी बह करके नहीं जाए। ये सारी चीजें हम इसी के बारे में कल और डिटेल में पढ़ेंगे। सॉइल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि वाटर डिग्रेडेशन और विंड डिग्रेडेशन से हम कैसे बच सकते हैं, उसको हम सॉइल वाले पार्ट में और आगे पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको लैंड डिग्रेडेशंस के कारण और उसके कंजर्वेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। यह भी पता चला होगा कि भारत में लगभग 130 मिलियन में से किस किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। कुछ भाग वाटर डिग के कारण से डिग्रेडेड है, कुछ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, सम एरियाज इज saline and alkaline area. Wind eroded area is also 10% out of 130 million. After that, I told you that the mining, over irrigation, grinding of the limestone and marble, and grazing are other activities which are the causes of the land degradation.
And after that, I told you about the conservation of the land. I told you that we should control our mining activities. We should dispose our industrial material through the treatment of its. And then I told you about the we should reduce water degradation, especially in the industrial areas and suburban areas. थैंक यू वेरी मच. आज के लिए इतना ही.